हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामले, ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो शख्स कपड़े में अपना मुंह छुपाए पुलिस के साथ आगे बढ़ रहा है, ये सोहराबुद्दीन की तस्वीर थी। ये उसके गांव का वो मकान जहां से 56 AK-56 राइफलें 24 बरामद हुई और 2 AK-47 राइफलें बरामद हुई। बात एक एनकाउंटर और की। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी बताकर एक व्यक्ति को फर्जी मुठभेड़ के मामले में कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर इस पूरे मामले में गाज गिरी है। इनमें गुजरात के 2 और राजस्थान का 1 अधिकारी शामिल है। आइए नजर डालते हैं जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ उस दिन कैसा नजारा बना। नवंबर 2005 गुजरात पुलिस ने किया एक एनकाउंटर। इस मुठभेड़ में मारा गया सोहराबुद्दीन शेख। अलग अलग थानों में दर्ज 56 से ज्यादा मामले बताते हैं कि सोहराबुद्दीन कोई आम अपराधी नहीं था। पुलिस की माने तो इसके संबंध आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से थे। यह एनकाउंटर गुजरात के आतंकवादी दस्ते और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान में किया गया था। मुठभेड़ के बाद सोहराबुद्दीन के पास से 2 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। दोनों नंबर कराची के थे। जिस शख्स के नाम से ये सिम कार्ड खरीदे गए उसका नाम था मोहम्मद आबिद, जो कराची का रहने वाला था। मोहम्मद आबिद का पता है D36 ब्लॉक 4 क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। सोहराबुद्दीन के पास जो सिम कार्ड मिले उनके नंबर इस तरह थे 922215832298 और 922215832289। यहां तक कि S1 की एक्सक्लूसिव जानकारी से इतना तो साफ है कि जब सोहराबुद्दीन मारा गया तो वो कोई आम अपराधी या दूध का धुला इंसान नहीं था। सवाल उठ सकता है कि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने ही ये सिम कार्ड लाश के पास से बरामद दिखा दिए हों, लेकिन S1 की तफ्तीश बताती है कि ये दोनों नंबर सोहराबुद्दीन लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा था। एनकाउंटर से कुछ देर पहले तक उसकी कराची बात होती रही थी। इन सब से एक बात तो साफ हो जाती है कि सोहराबुद्दीन के संबंध पाकिस्तान से लगातार बने रहे। जिस शख्स की मौत पर देश भर में हंगामा मचा है वो शख्स भारत के लिए कितना वफादार था, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट S1। और हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोहराबुद्दीन बार बार पुलिस की गिरफ्त में आता रहा, बार बार चकमा देता रहा, और किस तरीके से इस खबर में हमने आपको दिखाया कि कराची से उसके लगातार संबंध बने रहे। आखिरी वक्त तक उसने कराची में अपने आकाओं से बात की और उसके बाद वो मारा गया। ये दोनों सिम नंबर बरामद हुए हैं जो कराची के हैं। साथ में इसके बाद अब हम आगे खबरों में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से कराची में ये जो कराची के 2 नंबर मिले हैं ये किस व्यक्ति के थे, किस तरीके से इसके संपर्क और संबंध थे, किन किन मामलों में सोहराबुद्दीन देश भर के अलग अलग राज्यों में नामजद रहा है। और इसके बाद, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे कुछ और खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ते जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है S1 के इस खास कार्यक्रम में। हम दिखा रहे हैं इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है ये। सोहराबुद्दीन के कई चेहरे हैं, उसके काफी सच हैं जो अभी तक मीडिया और लगातार लोगों से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन सबसे पहले S1 उन तमाम चेहरों को, उन तमाम पहलुओं को आपके सामने लेकर के आया है जो सोहराबुद्दीन के सच के कई राज खोल रहे हैं। हम एक बार फिर से चलेंगे वीपी सिंघल साहब के पास। सिंघल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो हमने खबर दिखाई उससे यह पता चलता है, यह साफ होता है कि सोहराबुद्दीन के पास कराची के 2 मोबाइल नंबर थे। एनकाउंटर जब उसका हुआ तो उससे थोड़ी देर पहले तक उसकी कराची बात होती रही थी। जाहिर सी बात है कि यह केवल एक हिंदुस्तान की वफादारी का जो मामला है वो तो अपनी जगह है, इसमें बिल्कुल साफ होता है कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्कों से उसके रिश्ते रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? नहीं तो बिल्कुल साफ चीज दिख रही है जी। ये जो फेक एनकाउंटर का जो इन्होंने फाइंडिंग दी है इंक्वायरी ऑफिसर ने, आईजी ने, जिसने भी करा है जी, मैं समझता हूँ वो फेक होगी जी, क्योंकि उसमें अगर ये सारे तथ्य जो आप लाए हैं निकाल के जी, इतने गंभीर तत्व अगर वहां पर नहीं आए हैं और उन्होंने उठा करके इसको फेक डिक्लेयर कर दिया जी, और क्योंकि मोदी जी के ऊपर आक्रमण करने का जो आरोप था उसको अगर एक्शन न ले तो लोग कहेंगे ये न दे,
ये दबा गए मोदी जी, पहले ही इतना उनको डिफेंसिव पर कर रखा है, शायद उन्होंने इसलिए एक्शन ले लिया जी। लेकिन अच्छा हुआ जो एक्शन ले लिया, उससे कम से कम उजागर तो हुई चीज है जी। सिंघल साहब, मेरे पास कई लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, वो लगातार एक ही बात जानना चाहते हैं कि आप चूंकि खुद बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में जिस तरीके से संसद में हंगामा चल रहा है, इस खबर के बाद आपको क्या लगता है कि संसद का रवैया अब क्या होना चाहिए? संसद का रवैया तो सीधे सीधे इसमें जो जांच हो रही है जी, उसको अब जुडिशियल इंक्वायरी बनाना पड़ेगा जी, इसमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम नहीं चल पाएगा जी, उधर से सीबीआई भी उनके असिस्टेंस पे होना चाहिए जी, इधर से जो गुजरात पुलिस है उसको असिस्टेंस पे होना चाहिए जी। सच्चाई जो कुछ भी है वो सामने आनी चाहिए देश के, जिससे पता चले कि ये जो लोग आज तक बदनाम करते आ रहे हैं जी, देशभक्तों को, उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो उनको इस ऐसे गलत काम के लिए बाध्य करती हैं। जी। सिंघल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस पूरी खबर में कई ऐसे पहलू हैं जहां पर लगातार आपकी राय की जरूरत हमें पड़ेगी। इस समय हम अपने दर्शकों को बताएं कि हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मयंक जैन जी हैं, जो टेररिज्म एक्सपर्ट हैं और कई ऐसे मामलों पर उनकी बेबाक राय रही है और साथ ही कई पहलुओं को उन्होंने अपनी नजर से सामने भी लाया है। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका इस S1 के खास खुलासे में। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि हमने लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से ये खबरें रखी हैं, जो तस्वीरें दिखाई हैं, उसको देखने के बाद आपकी क्या राय बनती है? सोहराबुद्दीन को तमाम टेलीविजन चैनलों पर आप अभी तक देख रहे थे, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या जहन में आता है? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपकी स्टोरी से कि जो सोहराबुद्दीन है वो एक ड्रेडेड टेररिस्ट था और ये अब्दुल लतीफ ने इसको ये वेपन्स दिए थे बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद, और ये अपने गांव ले गया था जिसमें 2700 कार्ट्रिजेस थी, 20 ग्रेनेड्स थे और ये AK-57 थे जी। तो बहुत सारा असला ये वहां पर ले गए थे और इनका जो ताल्लुक था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ था। इसी तरह का आरोप अब्दुल नासिर मदनी पर है, वो कोयम्बटूर ब्लास्ट के जो इस वक्त मुख्य अभियुक्त हैं, जो कि कोयम्बटूर जेल के अंदर बंद हैं। वो भी विस्फोटक सामग्री उन्होंने पहुंचाई थी जो कोयम्बटूर में ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 1998 को जी। तो उस वक्त भी यही आरोप था कि आर्म्स को पहुंचाया और उस वजह से वो कोयम्बटूर जेल में बंद है। लेकिन आप जानते हैं कि अब्दुल नासिर मदनी को छुड़ाने की बात हो रही है। केरला असेंबली ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया कि इसको छोड़ देना चाहिए। तो हमारे पॉलिटिशियंस का रवैया जो है ये बार बार टेररिज्म को लेकर बड़ा ही अजीब सा है। ये बिल्कुल देश को एक सुसाइडल कोर्स पर ले जाना चाहते हैं बहुत से पॉलिटिशियंस। और आप ये देखिए कि जिस वक्त गीता जौहरी, जो कि IG CID की जिसने रिपोर्ट ये बनाई थी सोहराबुद्दीन की, जब ये रिपोर्ट आई होगी और सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश की होगी तो किसने मिठाई बांटी होगी? पाकिस्तान में मिठाई बटी होगी। जो कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पंजाब में, जिन्होंने KPS गिल जैसे ऑफिसर्स और संधू जैसे ऑफिसर, एक ऑफिसर ने सुसाइड किया, ऐसी स्थिति उन्होंने बना दी। तो KPS गिल ने अभी रिसेंटली जब ये बुक रिलीज हुई थी, NGO एक्टिविस्ट एंड फॉरेन फंड्स, ये बुक सितंबर में रिलीज की थी यहां पर दिल्ली में। उस वक्त KPS गिल बोले थे, उन्होंने कहा था कि जब टेररिस्ट के पास AK-47 का हथियार खत्म हो जाता है तो वो लिटिगेशन का हथियार अपना लेते हैं। तो ये लिटिगेशन का हथियार जो है ये बार बार यूज किया जा रहा है कश्मीर में। ये केवल एक पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं है कि गुजरात सरकार के खिलाफ ये हुआ है। आप देखें कि रोज सिक्योरिटी फोर्सेस जो कश्मीर में ऑपरेट कर रही हैं उनके खिलाफ रोज हम देखते हैं कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो बोलते रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को डिमोरलाइज किया जाता है। पंजाब में लगातार डिमोरलाइज किया। उन ऑफिसर्स को जो हीरोज थे, जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी फाइट लड़ी, उनको रिवॉर्ड देने के बजाय, उनकी पूजा करने के बजाय, उनको हीरो बनाने के बजाय हमने उनको जाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने ये क्यों किया, ये क्यों किया। उनकी वजह से टेररिज्म खत्म हो गया, हम ये बात भूल गए। तो हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में, जैसे ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होनी चाहिए जो कि इन कोर्ट्स का ध्यान इस तरफ भी लाए कि ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ये किसको सामने रखकर केस करती हैं, कौन से ऑफिसर्स हैं जो अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ झूठी रिपोर्ट्स बनाते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसा, उनका मोटिवेशन क्या है। अब ये सारे पहलू आपकी रिपोर्ट के बाद, ये बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि जर्नलिज्म का जो एक कई बार दुख होता है भारत की मीडिया को देखकर, आज जिस तरह से आप लोगों ने खुलासा किया है तो जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से न्यूज की जो फ्रीडम है वो किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और हमारी इंस्टीट्यूशंस अलाइव है, इस बात का ये संकेत है।